हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपके सामने तैयार हूँ मैं कुछ क्वेश्चन कराने के लिए। मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। दिए इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, रुपये 510 में 30 संतरे और 75 सेब खरीदे गए। यदि सेब का भाव 2 रुपये प्रति सेब था, यानी एक सेब 2 रुपये का आ रहा है, तो संतरे का भाव क्या था? देखो, दोनों चीज़ तो खरीदी उन्होंने 510 की, जिसमें 30 संतरे हैं और 75 सेब हैं। सेब का भाव तो दे रखा है उन्होंने, अब संतरे का भाव नहीं पता। तो देखो, मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। माना संतरे का भाव x रुपया प्रति संतरा है, समझ गए? अब देखो, 30 संतरे हैं तो एक कितने का आ रहा है? x का आ रहा है, तो 30 संतरे कितने के आएंगे? 30x के आएंगे, नहीं आएंगे? बताओ भाई, एक संतरा आपका x रुपये का है तो 30 संतरे 30x के हो गए, ये उनकी कीमत हो गई। प्लस 75 सेब खरीदे गए और एक सेब कितने का है? 2 रुपये का है, ठीक है। तो एक सेब 2 रुपये का है तो 75 सेब कितने के होंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे? और दोनों की कीमत जोड़ के कितने पैसे हम दे रहे हैं दुकानदार को? 510 रुपया। 510 हो गया। 30x ऐसे ही रखो इसको, 75 दूनी 150, 510 इसे इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। 30x इज इक्वल टू 510 माइनस 150। 30x ये कितना बचेगा? जीरो में से जीरो गया, 6 और 360। तो x हमें निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होगा? 360/30। जीरो से जीरो काट दो, 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी जो हमारा संतरा है उसका रेट आ गया कितने रुपए? 12 रुपये प्रति संतरा। आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, इसमें कहा एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वृत्त यानी सर्कल, एक ये सर्कल है, और एक क्या है? स्क्वायर यानी वर्ग है। ये वर्ग है आपका, ये क्या है? वृत्त है। इनका एरिया दोनों का कैसा है? समान है। इन दोनों के एरिया कैसे हैं? बराबर है। तो कह रहे हैं वो, तो वर्ग की भुजा यानी इसकी त्रिज्या के साथ क्या अनुपात करेगी? क्या अनुपात होगा उसका? देखो, इसकी मैंने रेडियस मान ली r है, त्रिज्या, और इसकी भुजा मैंने मान ली स्मॉल a। सही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो देख लो और याद कर लेना इसको। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो और इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका भी तो देखें। वर्ग का क्षेत्रफल होगा आपका भुजा का वर्ग यानी a वर्ग। भाई, भुजा गुणा भुजा ही तो होता है, तो a गुणा a यानी a की पावर 2, a स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया वर्ग का, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो वो कह रहे हैं ये दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर है। तो मैं इन दोनों को आपस में बराबर में रख देता हूँ। लो जी, यानी a स्क्वायर किसके बराबर है? पाई r स्क्वायर के बराबर है। सही है। अब देखो, दोनों पक्षों का मैं वर्गमूल लूँ, ऐसे करना, दोनों पक्षों का वर्गमूल यानी दोनों साइड का वर्गमूल समझते हो? अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट लेना है। तो देखो, इसके ऊपर भी मैंने चढ़ा दिया और इस पूरे के ऊपर चढ़ा, दोनों साइडों का ले रहा हूँ ना। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, देखो, ये कितने? a की पावर 2 है, इसका तो a बाहर आ जाएगा। तो a इंटू ए करेंगे, यानी जोड़ा में से बाहर आता है ना वर्गमूल में, a बाहर आ गया। इसका देखो r बाहर आ जाएगा, जो r के 2 है ना, r इंटू r स्क्वायर है, तो r बाहर आ गया, लेकिन पाई बाहर नहीं आया, तो इसके ऊपर रूट लगा रहने देना। बात समझ में आ गई?
अब हमें ये भुजा और त्रिज्या का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो ए बटे आर करेंगे हम यहाँ, ए अपॉन आर इसके इक्वल हो जाएगा, देखो ए अपॉन आर, आर के साथ पाई है ना, तो पाई को रखना ऊपर और 1 तो नीचे लिख ही सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा आपको दोबारा से। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम अनुपात में कर दो, ए अनुपात आर इज इक्वल टू पाई अंडर रूट पाई अनुपात 1। ये उसकी भुजा यानी वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होगा। समझ में आ गया ना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा, इसमें कह रहे हैं एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। शंकु के एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, शंकु कैसा होता है, जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है, जन्मदिन में जो बच्चे पहनते हैं ना कैप, इस तरह की तो पहनते हैं, या दीपावली पे आपने जो लट्टू चलाते हैं ना, अनार बम या कोन आइसक्रीम जिसमें देता है भर के, वो इसी टाइप का तो होता है। कोन उल्टा है, वो सीधे में आइसक्रीम भर देता है। तो ये होता है आपका शंकु। इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार होता है और इसका व्यास दे रखा है, व्यास है आपका 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आपको मालूम है 2 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी सब इसकी, तथा इसकी ऊंचाई 2√3 है। इसकी ऊंचाई क्या है, 2√3, यानी ये वाली ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई 2√3 है ये वाली, और ये हमारी कितनी है, 2 है त्रिज्या, ये त्रिज्या है हमारी। तो वो कह रहे हैं तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, देखो ये वाली, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। स्लैंट हाइट 10th क्लास में 9th क्लास में आपको बताया गया है। तो हमें ये निकालनी है, यानी इस पर ध्यान दो, ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, 90 डिग्री का है, यानी इस तरह से जान लो इसको, अलग से मैं समझा देता हूँ। ये 2 है और ये है 2√3 है, ये हमें निकालना है एल। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी हाइपोटेन्यूस। इसमें इसे लंब मान लो और इसे आधार मान लो, इस साइड को। इनमें से आप किसी को भी कुछ ले सकते हो, इसे भी लंब ले सकते हो, इसे आधार ले सकते हो, लेकिन कर्ण वही होता है सबसे बड़ी भुजा। 90 के सामने वाली जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड आ रही है वो आपकी कर्ण हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या कहती है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब देखो कर्ण मेरा क्या है, एल है, यानी तिर्यक ऊंचाई, ये तो मुझे निकालनी है, तो ये एल स्क्वायर कर लो, ऐसे स्क्वायर हो रहा है ना। लंब हमारा क्या है, 2√3 है, 2√3 का स्क्वायर प्लस आधार है आपका 2 का स्क्वायर। अब करें सॉल्व इसको, देखो इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो यानी अंदर जो चीज है उसे 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ऐसे, ये तो मतलब होता है इसका, ऐसे इसे लिख दो। तो देखो 2 दूनी 4 तो ये हो गया। अब √3 का गुणा √3 से होगा, याद रखिएगा, जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 तो क्या आएगा, 2 आएगा, √ हट जाता है, सेम डिजिट हो तो। √3 मल्टीप्लाई √3 तो क्या आएगा, 3 आएगा। √5 मल्टीप्लाई √5 हो तो क्या आएगा, 5 आएगा, सही है ना। तो देखो 2 दूनी 4 तो ये हो गया, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से करूँगा तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा, और ये 2 दूनी 4 है, ये 4 दिया 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16। अब ये मेरा आ गया आपका एल स्क्वायर, यानी तिर्यक ऊंचाई कर्ण का स्क्वायर आ गया आपका 16। तो एल बराबर क्या होगा, √ देना पड़ेगा ना इसका, सामने वाले का कितना आएगा, 4 आता है, वर्गमूल 16 का 4 आता है। एल क्या है मेरा, मैंने क्या मानी थी, तिर्यक ऊंचाई,
तो आपकी तरह की ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, आपकी जो स्लैंट हाइट है वो आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। क्लियर? चलते हैं और प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन कुछ बढ़िया से बढ़िया। देखिएगा, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। ये क्वेश्चन अगर आप पे आ गए ना, सच बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स में आपको कोई भी डिफीट करने वाला नहीं है। देखिएगा, फोर्थ है, शांत जल में एक नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखो जो जो चीज दे रखा है उसे लिखते रहो। नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर, सही है जी। वह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की चाल क्या है? धारा यानी पानी की चाल, जो बह रहा है नदी में, उसकी चाल पूछ रहे हैं। तो उसे मान लो, और अभी बताता हूं। माना धारा की चाल यानी पानी की चाल मैंने ले लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से पानी बह रहा है। अब देखो, जब नाव जो चला रहे हैं वो धारा के प्रतिकूल चल रही है। प्रतिकूल का मतलब है पानी इधर बह रहा है, इधर इधर, और नाव इधर ला रहे हैं। प्रतिकूल का मतलब उल्टी दिशा में, और अनुकूल का मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर। आप एक बात बताओ, जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव चलाएंगे तो बहुत तेजी के साथ जाएगी, है ना। आप तैरेंगे भी, देखा होगा नदी वगैरह हम तैरते हैं, अगर पानी जिधर बह रहा है उधर ही आप तैरेंगे तो बहुत तेजी से चलेंगे आगे। लेकिन उसकी उल्टी दिशा में यानी प्रतिकूल दिशा में अगर हम तैरेंगे तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है और हम बढ़ते हैं बहुत ही कम आगे। तो इसी तरह पानी तो इधर बह रहा है और नाव मेरी किधर चल रही है? इधर, प्रतिकूल दिशा यानी उल्टी दिशा में। समझ गए ना? तब क्या होता है कि इस नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देते हैं। तो देखो, हमें पता है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल प्रतिकूल दिशा है ना, उल्टी दिशा है, तो नाव की चाल में से, नाव की चाल क्या है? 10 है, उसमें से पानी की चाल घटाएंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा, उतनी उतनी स्पीड से बढ़ेगा। मान लो पानी बह रहा है आपका 10 की स्पीड से और आपकी नाव चल रही है 15 की स्पीड से इधर, तो देखो कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी भाई? 10 इसकी घटाएंगे, नहीं घटाएंगे, पानी की 5 की से आगे बढ़ेगी। तो 10 और नाव की चाल, वो धारा की चाल क्या है? x मानी है मैंने, तो x। दूरी कितनी तय की है उसने? 45 किलोमीटर। कितने समय में? समय है हमारा 6 घंटा। इसको कर लो सिंप्लीफाई। अब क्या बचा क्वेश्चन में? कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो 6 का करेंगे 10 से गुणा 60, 6 का x से 6x बराबर 45, माइनस 6x यहीं रहने दो, 45 इधर है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 60, यानी माइनस 6x, ये बराबर हो गया आपका कितना? 15 है, माइनस का 15 है। देख रहे हो ना भाई, 45 में 60 घटाएंगे तो माइनस का ही तो 15 बचेगा। अब x इक्वल टू, हमें तो x निकालना है, तो -15 अपॉन माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 थे 5, 15, यानी 5/2। 2 को भाग देंगे 5 में तो आएगा 2.5, 2.5 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से धारा बह रही है, यानी पानी बह रहा है। यही तो आपकी धारा की चाल आ गई आपकी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिएगा, उन्होंने कहा है दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रम होता है जस्ट उसका उल्टा, जैसे x है इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। जैसे a है इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। ठीक है, उल्टा नीचे ले जाओ उसको, व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम का मतलब विलोम। तो दो संख्याएं मान लो, पहले माना दो संख्याएं x एंड y है,
समझ गए? इनका योगफल कितना है? 8 है। लो जी, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मैं कितना आएगा? मेरा 8 आएगा। तथा उनका गुणनफल 15 है। गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई, ये बीच में कोई साइन नहीं होता है, तो ये कितना हो गया आपका? 15 है, दे रखा है उन्होंने। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल, इनके व्युत्क्रम क्या होंगे? एक्स एंड वाई के व्युत्क्रम होंगे 1/x, इसका हो गया, और इसका क्या होगा? 1/y। और क्या कह रहा है? इनका योगफल ज्ञात करना है, यानी इनके प्लस लगाए बीच में, तो हमें ये पता करना है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। सही है? तो देखो पहले से सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? एलसीएम एक्स वाई, इन दोनों का एलसीएम एक्स वाई आ गया। अब देखो एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, तो y का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y से डिवाइड किया तो y कैंसिल हो गया, x बचा, x का मल्टीप्लाई 1 से तो x, y प्लस एक्स कहो या x प्लस वाई कहो, बात तो एक ही है, प्लस में तो कोई फर्क पड़ता ना, है ना? तो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 8 है, और x y की वैल्यू क्या है? 15 है। ये कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, ना हो रहा तो इतना ही छोड़ दो, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। देखो एक चीज मैं बताऊं, बहुत से बच्चों के मेरे पास फोन भी आए हैं, मेरे यहाँ कोचिंग में ही पढ़ते हैं, वो कहते हैं सब शॉर्ट ट्रिक बताया करो। एक बात बताओ मुझे, जैसे आप अपने घर से आप दिल्ली जाना है मान लीजिए, ध्यान देना मेरी बात को, जो शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं साहब, मैं मानता हूँ वो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक आपको कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बिना आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, केवल रट्टा भरे मारते रहना। आपको घर से दिल्ली जाना है, आप एक बात बताइए, आपने कभी दिल्ली नहीं गए, आपको पता ही नहीं दिल्ली का रास्ता क्या है, यानी आपको पता ही नहीं है ये क्वेश्चन कैसे होगा, आपको पता ही नहीं है जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये कैसे होंगे, इनका मेथड क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनका बेसिक क्या है, कुछ नहीं पता, और आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक समझ लो। एक बात बताओ यार, कभी आप दिल्ली गए नहीं हो, तो आपसे कहें भाई शॉर्ट रास्ते से जाओ, शॉर्ट रास्ते से पहुंच जाएंगे आप? अरे जब आपको लॉन्ग रास्ते ही नहीं पता है, लॉन्ग रूट ही नहीं पता है, शॉर्ट क्या पता कर लेंगे? तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक यानी लॉन्ग पता होना चाहिए, तब आप शॉर्ट वॉट मार सकते हो। जब आपको ये नहीं पता है कि आपको दिल्ली जाने के लिए, आप कभी दिल्ली गए नहीं, आपने कभी वो क्वेश्चन सीखा ही नहीं, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या सीख लेंगे? खाक कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को सीखना होगा, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक समझ में आती हैं, वैसे समझ में नहीं आने वाली हैं, कितनी भी कोशिश कर लेना, रट्टा बने मारते रहना, कुछ होना जाना तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है, पहले हमें कोई भी क्वेश्चन हो उसका हमें लॉन्ग या जो भी है उसका बेसिक पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए। इसके बाद जो शॉर्ट आती हैं, आपकी जो ट्रिक्स आती हैं, वो फिर आपकी समझ में आ जाती हैं। हाँ यार ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे था बड़ा वाला इसका मेथड, ये छोटा ऐसे भी हो सकता है, राइट है। तो कहने का मेरा मतलब है, इन क्वेश्चनों को मैं आपको विस्तार से इसलिए बताता हूँ जिससे कि आपको जो शॉर्ट आप जब सीखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, आपको बेसिक पता होना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है ना? तो इसलिए मेरा सभी बच्चों से ये कहना है जो तैयारी कर रहे हैं, जो फोर्स की, तो पहले इन क्वेश्चनों को सीख लें, शॉर्ट ट्रिक पे बाद में ध्यान देना, वरना शॉर्ट रट लोगे, रट्टा वाले मार लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे ही आप कुछ समय बाद क्या होगा, उन्हें भूल जाओगे। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए भाई, जहाँ हमें जाना है, हम कभी गए नहीं है, कभी पहुँचे नहीं है, तो भला वहाँ के शॉर्टकट रास्ते से हम कैसे पहुँच जाएंगे? अरे पहले तो एक बार लंबे रास्ते से जाके तो देखो, जब आगे एक बार पहुँच गए लंबे रास्ते तो शॉर्ट रास्ते भी अपने आप ढूंढ लोगे, अपने आप समझ में आने लगेंगे वो। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि हमें क्वेश्चन के बेसिक पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए, इसके बाद शॉर्ट रास्ता अपने आप निकल आते हैं। ठीक है, थैंक यू।